लाल जोड़े में सजी धजी प्रियांशी आईने के सामने बैठी खुद को निहार रही थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर पहले ही तो पार्लर से आई थी। वैसे तो पार्लर वाली ने उसके श्रृंगार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पर फिर भी उसका चेहरा फीका सा लग रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। दुल्हन के चेहरे पर जो लालिमा होती है वो नदारद थी, जिससे ये साबित हो रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। वो बिना किसी भाव के आईने में अपना चेहरा देख रही थी। दिल का बहुत गहरा रिश्ता जुड़ गया था उससे। उसके साथ आने वाली ज़िंदगी के न जाने कितने ख्वाब बुने थे, पर अब हकीकत कुछ और ही थी, जो उसने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। तभी कमरे के बाहर दो औरतों की आवाज़ आई, जो आपस में बातें कर रही थी। पहली औरत बोली, अरे बहन, ये लड़की तो मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुई है। एक तो इतने बड़े डॉक्टर की बेटी है, और देखो इसका दूल्हा आरएएस अधिकारी है। बड़े ही भागो वाली है ये छोरी। दूसरी औरत बोली, 20 लाख रुपए दे रहे हैं डॉक्टर साहब, सारा दहेज भी दे रहे हैं। इतने में तो एक आईपीएस भी दुम हिलाने लग जाए, और इतना दे रहे हैं, इससे तो लगता है कि लड़की में कोई कमी है। पहली औरत बोली, अरे पागल हो क्या बहना, लड़की इतनी अच्छी वकील है, और पूरे परिवार में प्रियांशी से सुंदर गुणी लड़की कोई नहीं है। हाँ, तो तुम्हें पता नहीं है क्या, इसकी पहले भी तो सगाई हो गई थी, पर सगाई के 2 महीने बाद ही रिश्ता टूट गया। लड़की में कोई खोट होगा तभी तो रिश्ता टूटा होगा। बड़े भले लोग थे, वो गांव के जमींदार थे, और लड़का तो दिल्ली में रहता था, वहीं से पढ़ता था। बहुत ही सुंदर और नेक लड़का था। वो क्या नाम था उसका, याद ही नहीं आ रहा। विहान, हाँ विहान नाम था लड़के का। सब पता है मुझे। रिश्ता उन्होंने नहीं बल्कि डॉक्टर साहब ने तोड़ा था। अरे हुआ क्या था कि जमींदार साहब के छोटे भाई ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, और जमींदार साहब अर्श से फर्श पर आ गए। और बस फिर क्या था, डॉक्टर साहब को लगा इस परिवार में अब उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित नहीं है, और वैसे भी उन्हें तो लड़का सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए था। पूरे 1 साल से लड़के देख रहे थे, तब जाकर सरकारी अधिकारी मिला है। अरे बहन, हमें क्या, चलो हम तो खाना खाने चलते हैं। हाँ और क्या, वैसे भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है खाने का। वो दोनों तो चली गई, लेकिन प्रियांशी को उलझन में डाल गई। वही जानती थी कि कैसे उसने खुद को इस शादी के लिए तैयार किया था। 2 महीने में ही बहुत लगाव हो गया था उसे विहान से। लगाव क्या, अगर प्यार भी कहें तो गलत नहीं होगा। जब उसे पता चला था विहान के चाचा के धोखे के बारे में, तो उसे बहुत बुरा लगा था। तब वो विहान से बात भी नहीं कर पाई। उससे पहले ही उसके पापा ने ये रिश्ता तोड़ने का फैसला किया, जिसे सुनकर ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने बहुत समझाया, बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन उसके पापा टस से मस नहीं हुए। उसे सख्त हिदायत भी दी गई कि वो ना तो विहान से फ़ोन पर बात करे, और ना ही उससे किसी तरह का कोई संपर्क रखे। अगर उसने ऐसा किया तो उसे अपने पापा का मरा मुंह देखना होगा। बहुत मुश्किल था उसके लिए, जिसके साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी के सपने देखे थे, उसे छोड़कर किसी और के साथ घर बसाना। पर दिल के रिश्ते पर खून का रिश्ता भारी पड़ ही गया। पर उसे दहेज वाली बात नहीं पता थी। इतनी बड़ी बात आप मुझसे कैसे छुपा सकते हैं पापा, जबकि आप जानते हो कि मुझे दहेज लेने और देने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। वह तिलमिला उठी और अपने पापा से बात करने के लिए उनके कमरे की तरफ चली गई। वह दरवाज़ा खोलने ही वाली थी, उसके कानों में अंदर चल रही बात सुनाई दी। ये क्या कह रहे हैं आप, अब इस वक्त हम इंतज़ाम कैसे कर पाएंगे? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रियांशी ने हल्के से दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसके पापा फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे, और उसकी माँ सोफे पर बैठी हुई उनकी ओर देख रही थी। देखिए समधी जी, हम तो पहले से ही 20 लाख दे रहे हैं, और आप अब एकदम से कैसे, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरी एक बेटी और है, आप लास्ट टाइम में ऐसा नहीं कर सकते हैं। हेलो हेलो। फ़ोन काट दिया। प्रियांशी की माँ नीलिमा जी बोली, क्या हुआ जी, क्या कह रहे हैं समधी जी? 20 लाख रुपये, 10 तोला सोना, और सभी मेहमानों के लिए अच्छे उपहार होने के बावजूद उन्हें अब गाड़ी भी चाहिए। अब क्या करेंगे हम? पहले ही प्रिया की शादी में इतना खर्चा हो गया है। अरे हम एक बेटी पर ही इतना खर्चा कैसे कर पाएंगे? कोमल की भी शादी करनी है, राघव की पढ़ाई भी है, कैसे मैनेज होगा सब? पापा ये सब क्या है? आप दहेज 20 लाख, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई क्यों? प्रियांशी को वहां देखकर दोनों ही पति पत्नी भौचक्के के रह गए। उसके पापा भड़कते हुए बोले, आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा प्रियांशी, ऐसे छुप छुप कर बड़ों की बातें नहीं सुनते, और ना ही उनसे सवाल करते। इतनी बड़ी बात हो गई और आप बोल रहे हैं कि मैं सवाल भी ना करूं? आप जानते हैं ना कि मुझे दहेज शब्द से ही कितनी नफरत है। मैंने कितनी लड़कियों को इंसाफ दिलाया है, कितने ही दहेज के लालचियों को सज़ा दिलवाई है,
और आज जब बात मेरी है तो मैं चुप रहूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। आप इस घर की बड़ी बेटी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमसे ज़बान लड़ाएं। आज आपकी शादी है और आप उसी पर ध्यान दें, बाकी की बातें बड़ों पर छोड़ दें। लेकिन पापा, प्रियांशी और कोई बात नहीं, अपने कमरे में जाइए अभी। उन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा। एक बात याद रखिएगा पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, गलत सहना मेरे खून में ही नहीं है। और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपने ही पेरेंट्स को बर्बाद करके अपना घर बसा ले। मैं वो हूँ जिसे अपने पेरेंट्स की शान में एक छोटी सी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं। अगर ऐसा वैसा कुछ भी हुआ ना पापा, तो मैं मंडप से उठने में देर नहीं करूँगी। बहुत बदतमीज़ हो गई हैं आप, अभी के अभी अपने कमरे में जाइए। प्रियांशी को इस वक्त वहाँ से जाना ही सही लगा। वो गुस्से में अपने कमरे में आ गई। ये सही नहीं हुआ नीलिमा, प्रियांशी अब चुप नहीं बैठेगी, इसलिए हमने उसे कुछ नहीं पता चलने दिया था। अब क्या करेंगे हम? जब आपको पता था तो आपने ऐसी जगह उसका रिश्ता क्यों किया जहाँ इतना दहेज मांग रहे थे? ज़रूरी थोड़े ही था कि लड़का सरकारी नौकरी वाला ही हो। हम कोई और ही देख लेते। हमारी प्रिया बेस्ट ही नहीं, परफेक्ट है। वो एक परफेक्ट जीवन साथी ही डिज़र्व करती हैं, कोई ऐसा वैसा नहीं। हम बात करेंगे जमाई साहब और समधी जी से, वो ज़रूर समझेंगे। प्रियांशी का कमरा। प्रियांशी आकर अपने बेड पर बैठ गई, फिर एकदम से खड़ी हुई और इधर उधर टहलने लगी। मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ करना ही होगा। कोई ले या नहीं ले, पर मैं अपने लिए स्टैंड ज़रूर लूँगी। पर क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं नमन जी से बात करती हूँ, हाँ यही सही रहेगा, वो ज़रूर समझेंगे। और क्यों नहीं, वो खुद एक आरएएस ऑफिसर हैं। आई एम श्योर उन्हें इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। उसने नमन को फ़ोन लगाया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो बार बार ट्राई करती रही, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। नमन से उसकी बस नाम मात्र ही बात होती थी। जब वो नमन से पहली बार मिली थी तब भी उन दोनों की कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई थी। प्रियांशी के बारे में जानने में उसने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। बस उसने अपनी तारीफ़ों के ही पुल बांधे कि कैसे उसने मेहनत करके अपनी पहचान बनाई है। लेकिन प्रियांशी क्या सोचती है और क्या नहीं, ये जानने की उसने कोशिश ही नहीं की। और प्रियांशी के दिमाग में तो बस विहान ही था। उसने भी जैसे उससे मिलकर बस सारी औपचारिकता ही पूरी की थी। उसे आज भी याद है विहान और उसकी पहली मुलाकात, जब वह उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में गई थी अपनी छोटी बहन के साथ। फ्लैशबैक। कोमल हद है, लड़की मैं हूँ और आने में टाइम इसे लग रहा है। पता नहीं कौन सा नमूना पसंद किया है पापा ने मेरे लिए। प्रियांशी ने परेशान होते हुए कहा। अरे प्रिया दी, मतलब लेट होने का लाइसेंस हम लड़कियों को ही थोड़ा ही ना मिला है। कोई नमूना नहीं है वो, बल्कि यूनिक पीस है। मतलब लोग अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने आते हैं, पर इन महाशय ने आपको अकेले मिलने बुलाया। इंटरेस्टिंग ना, बहुत मॉडर्न सोच वाला इंसान है। तभी दो नजरें उन दोनों पर ठहर गई। कोमल, तू ना कुत्ता पाल ले, बिल्ली पाल ले, पर गलतफहमी मत पाल। लोग 21वीं सदी में आज के ज़माने की सोच रख भी लें, लेकिन शादी के बारे में सबकी सोच 19वीं सेंचुरी की ही होती है। लड़के को लड़की पसंद होनी चाहिए, बाकी लड़की क्या सोचती है उससे क्या। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लड़की को घर का काम आता है या नहीं। मतलब हद है यार, पत्नी चाहिए या काम वाली। और इस बात से किसी को कोई मतलब ही नहीं कि लड़की के कैरियर का आगे क्या फ्यूचर है। ओ झांसी की रानी, शांत हो जाइए। कहाँ की बात कहाँ ले गई आप? आपके अंदर जो वकील की आत्मा है ना, वो किसी वायरस की तरह फैल गई है आप में। तभी उसकी नज़र पीछे खड़े लड़के पर गई और वो चुप हो गई। प्रिया दी, मेरी फ्रेंड देखो वहाँ पर बैठी है, आप लोग बातें करो, मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो फुर्ती से भाग गई। इसे क्या हुआ, इसकी फ्रेंड कहाँ दिख गई इसे? और आप लोग बातें करो, यहाँ और है ही कौन, पागल कहीं की। अभी पीछे खड़ा शख्स उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। हेलो मिस प्रिया। प्रियांशी की नज़र उस पर पड़ी तो वो एकदम से चौंक गई और अपने मन में सोचने लगी, कहीं इसने सब सुन तो नहीं लिया? अरे सुन भी लिया तो क्या, मैंने कौन सा कुछ गलत बोला है? हेलो प्रियांशी। ओ हाँ प्रियांशी, मैं विहान जी, आपकी फ़ोटो देखी है मैंने। आई नो, आपको जो पूछना है आप पूछ सकती हैं। क्यों, आपको हमसे कुछ नहीं पूछना? बिकॉज आई लाइक यू, और मेरी तरफ से हाँ है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। प्रियांशी की आंखें हैरानी से फैल गई। वाट, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे जानते ही कितना है, और इतनी जल्दी आपने शादी का फैसला भी कर लिया? स्ट्रेंज, आई कांट बिलीव। मैं आपको 2 महीने पहले से जानता हूँ। आपकी दोस्त स्वाति की शादी याद है आपको? वहाँ दहेज को लेकर बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और आपने दूल्हे को बहुत अच्छे लेक्चर दिए थे और उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर बिना दहेज के शादी की थी, जबकि वो मेरा दोस्त था। बहुत समझाया मैंने उसे, लेकिन फिर भी वह नहीं समझ रहा था। यू नो वाट प्रियांशी,
चुप रहकर तमाशा देखना बहुत आसान होता है और आवाज़ उठाना मुश्किल। और मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए जब माँ ने मुझे आपकी फ़ोटो दिखाई तो मेरे पास मना करने की कोई वजह थी ही नहीं। और अगर मैं इस शादी के लिए ना कर दूँ तो? हाँ बिल्कुल आप कर सकती हैं। आई नो हमारे पेरेंट्स ने ऑलरेडी सब कुछ फाइनल कर रखा है। हमारा मिलना बस एक फॉर्मेलिटी है, पर आप टेंशन मत लीजिए। आई प्रॉमिस आपकी मर्ज़ी के बिना ये शादी नहीं होगी। प्रियांशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन मैं ना क्यों करूँगी? वो तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। देखिए विहान जी, मैंने बहुत मेहनत की है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मेरे घर में कोई भी लड़की पढ़ाई के बाद जॉब नहीं करती, पर मैंने बहुत मुश्किल से पापा को मनाया है। और मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अपना काम शादी के बाद भी कंटिन्यू रखूँ। मतलब आपकी भी हाँ है जी, वो हमारा मतलब। विहान हंसते हुए बोला, रिलैक्स, आपका जो मन हो आप कर सकती हैं। और मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी वकील बनेंगी। प्रियांशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रियांशी जी, मैं 21वीं सदी में ही जी रहा हूँ, किसी और को फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मुझे इस बात से बहुत फ़र्क पड़ेगा कि आपको मैं पसंद करता हूँ या नहीं। और हाँ, मेरे घर वालों को बहू चाहिए और मुझे एक साथी, कोई नौकरानी नहीं। प्रियांशी समझ गई थी कि उसने कोमल और उसकी बातें सुन ली हैं। जी, वो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो हम तो बस जस्ट चिल यार। शादी से पहले सभी लड़कियों के माइंड में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। मेरी भी एक बड़ी बहन है और उनकी शादी के टाइम पर वो आपकी जगह होती थी और मैं कोमल की जगह। सो जस्ट रिलैक्स। थैंक्स विहान जी मुझे समझने के लिए। ओ प्लीज़ यार, विहान जी सुनने में ही बड़ा अजीब है। कॉल मी विहान। ओके, लेकिन आप भी तो मुझे प्रियांशी जी बोल रहे हैं। मैंने तो आपको प्रिया ही बोला था, आपने ही रिपीट किया प्रियांशी। वो क्या है ना, प्रिया नाम से हमें सिर्फ हमारे घर वाले ही बुलाते हैं, इसलिए हमने। तो अब मैं आपको क्या बोलूं? अगर आपको दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, मैं प्रियांशी। अरे नहीं, आप हमें हमें क्या? जी वो, ओके प्रियांशी जी नहीं, आप प्रिया बोल सकते हैं। प्रिया तो आप घर वालों के लिए है ना। मैं तो आपको कुछ स्पेशल नाम से बुलाऊंगा, जैसे आपकी इच्छा। बट सबसे पहले आप मुझसे दोस्ती करेंगी? विहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। प्रियांशी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फ्रेंड्स, फ्लैशबैक ओवर। फ़ोन कॉल की रिंग से प्रियांशी की तंद्रा टूटी। उसने देखा फ़ोन नमन का था। वो उठा पाती उससे पहले ही फ़ोन कट गया। उसने फिर फ़ोन लगाया। हेलो प्रियांशी, एक बार में फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो? वो हम, क्या हुआ, कुछ काम है? सब ठीक है ना? जी वो नमन जी, हमें आपसे बात करनी है। हाँ तो शादी के बाद बात कर लेना, इतना क्या ज़रूरी है कि बार बार कॉल किए जा रही हो? बस अभी बारात निकलने ही वाली है। नमन जी हमारी बात बहुत ज़रूरी है, हमें अभी बात करनी है आपसे, प्लीज़ बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैं वहाँ पहुँचते ही तुमसे बात करूँगा, ठीक है? प्रियांशी ने फ़ोन रख दिया। उसके मन में उम्मीद की एक किरण जाग गई थी। प्रियांशी अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी, क्योंकि अब उसे नमन से ही उम्मीद थी। बारात आ चुकी है और पता नहीं कब वरमाला के लिए लेने आ जाए। नमन जी कहाँ हैं आप? उसने फिर नमन को कॉल की, लेकिन तभी दरवाज़ा खुला और नमन अंदर आ गया। ऐसा भी क्या हो गया है प्रियांशी कि तुम शादी तक का भी वेट नहीं कर सकी? तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किल से यहाँ तक आ पाया हूँ मैं समझती हूँ नमन जी, लेकिन मेरा आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो जो भी है जल्दी बोलो, वरना कोई आ जाएगा, टाइम नहीं है मेरे पास। प्रियांशी ने उसे सब कुछ बता दिया। तो उस पर नमन उससे बोला, तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? ये सब तो हमारी फैमिली और सोसाइटी में नॉर्मल है ना। यार तो ऐसे बात को इतनी बड़ी क्यों बना रही हो? और मैं पापा और दादाजी को जानता हूँ, वो नहीं मानेंगे। उनसे कहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मतलब आपको सब पता है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है दहेज से। प्रियांशी ने हैरानी से कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी यार, यह सब तो बड़ों का मैटर है और अपनी कास्ट में तो ये सब नॉर्मल है। और वैसे भी तुम्हारे पापा आर्थिक रूप से सक्षम है, तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। प्रियांशी हक्की बक्की होकर उसे देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नमन ऐसी सोच भी रख सकता है। नमन जी आप ऐसी सोच रखते हैं? आई कांट बिलीव आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दहेज के खिलाफ इतनी सारी पोस्ट डाल रखी हैं और आप। ओ प्लीज़ प्रियांशी, बात को इतना भी मत बढ़ाओ। तुम तो ऐसे दिखा रही हो जैसे मेरे घर वाले ज़बरदस्ती तुम्हारे घर वालों से मांग रहे हैं। तुम्हारे पापा खुद अपनी मर्जी से दे रहे हैं। जब हमारी शादी की बात हो रही थी तभी ये सब फिक्स हो चुका था। तुम्हारे पापा की गलती है कि उन्होंने तुम्हें अंधेरे में रखा। और तुमने क्या मेरा सोशल अकाउंट देखकर मुझसे शादी के लिए हाँ कही थी? वो उस पर बिफरते हुए बोला। प्रियांशी के होश उड़ गए उसकी बात सुनकर। और उसका ऐसा रवैया होगा ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी बातों से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया।
और उससे बोली, नमन जी आपके घर से फ़ोन आया है, पापा जो अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं ना, उसके अलावा भी उन्होंने गाड़ी की डिमांड की है, ये आपको पता है? तो मतलब तुम्हें प्रॉब्लम गाड़ी से है ना, तो मैं पापा को मना कर दूंगा गाड़ी के लिए, फिर ठीक है ना? आपका मतलब है आपको भी दहेज चाहिए था, और जो आपके घर वालों की नई डिमांड है सब पता है आपको, राइट? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे सब पता है। लेकिन तुम क्या चाहती हो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम ये शादी करना चाहती भी हो या नहीं? तुम अभी भी विहान के बारे में तो नहीं सोच रही हो और इसलिए इस शादी से बचने के लिए बहाना ढूंढ रही हो? नमन ने शक भरे लहजे में कहा, जिससे प्रियांशी भी थोड़ा बौखला गई। नमन जी आप बात को घुमाकर उसे पलटना चाहते हैं, आप विहान को लेकर पूरी तरह निश्चित हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे, इसलिए पॉइंट पर रही है। आप क्या सोचते हैं ये तो मैंने जान लिया, और अब मेरी बात सुनिए, क्योंकि शायद आप मुझे अच्छे से नहीं जानते हैं। जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। एक जागरूक नागरिक हो, अपने खुद के दम पर एक एनजीओ भी चलाती हो, बेसहारा लोगों के लिए सामाजिक कामों में भी बहुत एक्टिव रहती हो, सोशल इवेंट्स में भी तुमने दहेज के खिलाफ बहुत कुछ बोला है और उससे रिलेटेड केस भी लड़े हैं। बट प्रियांशी यहाँ पर बात अलग है। तुम्हारे पापा ने खुद 20 लाख रुपए देने की पेशकश की थी, हम नहीं आए थे उनके पास, और ये रिश्ता भी तुम्हारी तरफ से ही आया था, हमारी ओर से कोई पहल नहीं हुई थी। बट तुम्हें ये सब कैसे पता होगा? बिकॉज तुम बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती इस शादी में। तुम्हारे पापा ने ही कहा था कि इन सब के बारे में तुम्हारे सामने कोई बात नहीं होगी। जब आप हमें इतने अच्छे से जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि जब मुझे पता चलेगा तो मेरा रिएक्शन क्या होगा। मैं दूसरे की शादी में दहेज का लेना देना पसंद नहीं करती, तो ये तो मेरी खुद की शादी है, मैं कैसे इतना गलत होने दूंगी? वो गुस्से में बोली, तो ये अपने घर वालों से क्यों नहीं कहा तुमने? मैं अपने बड़ों के बीच में नहीं बोलता, उन्होंने जो डिसीजन लिया मैंने वही मान लिया। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है नमन जी। आपके घर वालों ने आपकी कीमत लगा दी और आप कह रहे हैं कि आप उनके सामने नहीं बोलेंगे। आप चुप रहें, लेकिन मैं नहीं रहूँगी। वैसे भी मैं बचपन से ही समाज के खोखले नियमों को तोड़ती हुई आई हूँ, तो आज एक और सही, अगर ये शादी दहेज के बिना नहीं हो सकती तो नहीं चाहिए मुझे एक ख़रीदा हुआ सरकारी दूल्हा, क्योंकि दहेज के बस दो ही मतलब होते हैं, या तो आपने दूल्हे को ख़रीद लिया है या फिर दुल्हन का आगे का खर्चा भी लड़की के माँ बाप ने एडवांस में ही दे दिया है। और अगर लड़की के आगे का खर्च भी अगर उसके पेरेंट्स को ही देना ही है, तो लड़के का कोई हक नहीं बनता उसे अपनी पत्नी बना के साथ ले जाने का। अब आप मुझे बताएं कि हमारी शादी में दहेज का क्या रोल है? यह आपकी कीमत है या मेरा आगे का खर्च? क्योंकि ये गिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो अपनी सोशल इमेज बना रखी है वो आप नहीं हो। मैंने जो सोशल इमेज बनाई है वो वास्तविक है, फेक नहीं। प्रियांशी की आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था और डर का तो नामो निशान नहीं था, जो कि नमन साफ देख रहा था। वो समझ गया था कि प्रियांशी ये शादी तोड़ देगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान और अपने उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। और अगर ये शादी टूट गई तो उसकी और उसके परिवार की समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए उसने प्रियांशी की कड़वी बातों को ध्यान में ना रखकर बात को संभालते हुए कहा, प्रियांशी प्लीज़ शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला सही नहीं होता। तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगा पापा से, वो मेरी बात मान जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ ये शादी बिना दहेज के ही होगी। प्रियांशी उसे हैरानी से देखने लगी, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो। क्या नमन सच में मान गए? अब ठीक है ना, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अभी बहुत देर हो गई है, सब मुझे ढूंढ रहे होंगे, आप जाइए। नमन तो चला गया, लेकिन प्रियांशी की उलझन अब और बढ़ गई थी। वो समझ चुकी थी कि उसके पापा ने उसके लिए जीवन साथी चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। प्रियांशी अपनी सोच में गुम थी, उसे समझ आ गया था कि उसकी शादी जिससे होने जा रही है उससे उसकी सोच बिल्कुल भी नहीं मिलती। उसके पापा ने जब विहान से रिश्ता तोड़ दिया था तब से उन्होंने सोच लिया था कि अब वो प्रियांशी की शादी किसी सरकारी नौकरी करने वाले लड़के से ही करवाएंगे, ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर रहे। प्रियांशी के मन में विहान से दूर होने का गम था और विहान के सपने तोड़ने का गिल्ट भी, और इसी बीच उसे होश ही नहीं था कि उसकी शादी जिससे हो रही है उसके बारे में कुछ जान भी सके। उसके पापा ने जो भी निर्णय लिए उसने उन्हें सर स्वीकार कर लिया। विहान उसे बहुत पसंद करता था और वो भी विहान को। प्रियांशी ने जितने सपने विहान के साथ देखे थे उससे भी ज़्यादा सपने विहान ने प्रियांशी के साथ सोचे थे। प्रियांशी ये सब सोचते सोचते उन पलों में चली गई जब वो विहान के साथ थी। यान, आप हमें यांशी क्यों बुलाते हैं? प्रियांशी ने फ़ोन एक से दूसरे कान पर लगाते हुए कहा। आपको सब प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? प्रिया। प्रिया नाम से आपके फ्रेंड्स और बाहर भी आपको सब इसी नाम से जानते हैं? नहीं, बाहर वाला कोई नहीं, बस हमारे घर वाले।
तो आप तो मेरी होने वाली घरवाली है ना, मेरे साथ आपका रिश्ता यूनिक है, सबसे अलग। तो निकनेम भी यूनिक होना चाहिए ना, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, और नाम रखना भी आपको सीखना है तो सीख सकती हैं, फ्री में सिखा दूंगा। और नाम तो मैंने हमारे बच्चों के भी सोच रखे हैं, आरू और प्रियम। ध्यान आप बिना मतलब कैसे इतनी सारी बातें कर लेते हैं, ऑब्वियसली अपने मुंह से। इतने सपने में मत देखा कीजिए विहान, कभी कभी अपनी ही नज़र लग जाती है और आपका साथ सपने जैसा लगता है मुझे। बस डर है कहीं ये सपना टूट न जाए। और फोयांशी आप फिर सेंटी बातें करने लगी, इसलिए आपने मुझे कॉल किया था? अरे मैं तो भूल ही गई, यूपीएससी के फॉर्म निकल रहे हैं। आप भरेंगे क्या? मैं भर के क्या करूँगा, वैसे भी कुछ महीनों बाद मैं पीएचडी भी कंप्लीट कर लूँगा, तो मुझे टाइम ही कहाँ मिलेगा। एंड यू नो ये एग्ज़ाम कितना टफ़ है। आई नो बट ट्राई तो कीजिए। और वैसे मैंने पहली बार आपसे कुछ कहा है, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपकी बात ना मानूं, मैं एग्ज़ाम ज़रूर दूंगा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी विहान। भी कोमल की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। प्रियादी वरमाला के लिए बोल रहे हैं, आप तैयार हो ना? तभी उसने उसके चेहरे की ओर देखकर पूछा, दी आप ठीक हो ना? आप रो रही थी क्या? मैं ठीक हूँ कोमल, अगर इतना दम घुट रहा है तो क्यों अपनी ज़िद पर अड़ी हैं आप? अभी भी वक्त है दी, छोड़ दीजिए ये ज़िद। कोमल प्लीज़, तुम एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो इन सब का कोई फ़ायदा नहीं। वो दोनों ही बातें कर रही थी, तभी स्वाति अंदर आई। और लोगों को सीख देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात खुद के अमल करने की आए ना तो अच्छों की फट जाती है, स्वाति ने अंदर आते हुए कहा। प्रियांशी उसे असमंजस सी नज़रों से देखने लगी। क्यों मैडम, भूल गई मेरे टाइम पर तूने मुझे कितना ज्ञान दिया था? और वैसे भी तेरे मन से पूछे तो तू ये शादी करना ही नहीं चाहती। क्या है यार ये, तुम लोगों ने फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया, जिस रास्ते में चाहकर भी नहीं जा सकती, तो बार बार मुझे उस रास्ते का पता बताओगी तो उससे क्या होगा? क्यों मेरे जख्मों को कुरेदती हो? सच हमेशा कड़वा ही होता है प्रिया, और आज के टाइम पर सबसे बड़ा सच ये है, तेरे दिल में आज भी विहान है, तू आज भी उसी से प्यार करती है, ये सब तू बहुत अच्छे से जानती है, पर मानती नहीं। और तू ये शादी अपने पापा के लिए कर रही है, और तेरे पापा तेरी शादी नमन से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है तू इस शादी से बहुत खुश रहेगी, पर नहीं, तो खुश नहीं रहेगी। और नमन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। नमन अपनी सफलता के मद में चूर एक घमंडी इंसान है, और तू इतनी सक्सेसफुल होने के बाद भी डाउन टू अर्थ टाइप की लड़की है। आई एम 100% श्योर तुम दोनों की कभी नहीं निभेगी। इनफ स्वाति, क्या चाहती हो तुम? मैं इस शादी से भाग जाऊं और विहान के पास चली जाऊं और छोड़ जाऊं हमारी फैमिली को एक जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने के लिए, ताकि उन्हें सब उंगली से बताएं कि यही हैं वो लोग जिनकी बेटी ने ऐसा काम किया है कि ये सर उठाकर भी नहीं चल सकते। यू नो वाट स्वाति, हमारी फैमिली में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। दादाजी के पास बहुत पुश्तैनी ज़मीन है, उन्होंने किसी को बुआ या चाचा जी किसी को ज़्यादा पढ़ने ही नहीं दिया, लेकिन पापा ने जैसे तैसे उन्हें समझाकर अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गए। और उनकी जब जॉब लग गई तब दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं आया उनका जॉब करना, लेकिन पापा ने उनके खिलाफ जाकर अपना काम जारी रखा। इतने बड़े डॉक्टर बन गए, दादाजी भी ज़्यादा दिन उनसे दूर नहीं रह सके। समय के साथ थोड़ा बदलाव आया, हमारे घर के लड़कों को पढ़ने की और जॉब करने की इजाज़त है, पर लड़कियों को बस पढ़ने तक की है। जब मैंने वकील बनने का फ़ैसला किया तो सब उस फैसले के ख़िलाफ़ थे, पर मेरी ज़िद के आगे पापा को झुकना ही पड़ा। मैं वकील तो बन गई, लेकिन मेरे पूरे परिवार की सोच मेरे लिए बदल गई। उन लोगों के हिसाब से मैं अब अपनी मनमानी करूंगी और कुछ गलत काम भी कर सकती हूँ, पर मैंने हमेशा उन लोगों को मेरे काम से गर्व महसूस कराया है। और अब सबकी सोच बदलने भी लगी है, ये सब समझती हूँ मैं, लेकिन तो अपने बारे में क्यों नहीं सोच सकती? स्वाति, अगर तुम्हारे हिसाब से मैं अपने बारे में सोचूं ना, मेरी फैमिली जो पहले मेरे बारे में सोचती थी ना, उस सोच पर मोहर लग जाएगी और मेरी बहनों की भी पढ़ाई शायद रोक दी जाए, क्योंकि इन सब का इल्ज़ाम मेरी पढ़ाई पर ही लगेगा। और मैं इतनी स्वार्थी कभी नहीं हो सकती कि अपने घर वालों की इज्जत और अपनी बहनों का भविष्य दांव पर लगाकर अपनी खुशियाँ मनाऊं। उसकी बात सुनकर स्वाति भी इमोशनल हो गई और कोमल की आंखों से भी आंसू निकल आए। अरे कोमल, तुम भी यहीं अटक गई? और स्वाति तुम भी? वरमाला के लिए देर हो रही है, जल्दी चलो, आ रहे हैं अंकल जी, स्वाति ने कहा। और तुम दोनों अभी से इमोशनल मत हो, अभी विदाई में समय है, डॉक्टर साहब ऐसा कहकर तेजी से वहाँ से निकल गए। तीनों ही उनकी बात सुनकर खुद को नॉर्मल करती हैं वरमाला के लिए चली गई। एक बड़ा सा हॉल जहाँ की सजावट बहुत शानदार थी और स्टेज को बहुत करीने से सजाया गया था। सब दुल्हन का ही इंतज़ार कर रहे थे, तभी म्यूज़िक सिस्टम में ढोल नगाड़े का स्वर गूंजने लगा
और हॉल में प्रियांशी अंदर आई। नमन ने प्रियांशी की तरफ देखा। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उन दोनों को स्टेज पर छोड़कर सब नीचे आ गए। दोनों के हाथ में वरमाला थी। नमन सबकी नज़र बचाकर धीरे से उससे बोला, मैंने पापा से बात कर ली, वो मान गए हैं। प्रियांशी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। थैंक्स, वो धीरे से उससे बोली और दोनों की वरमाला अच्छे से संपन्न हो गई। वरमाला और आशीर्वाद समारोह संपन्न होने के बाद सबको फेरों की तैयारियों के लिए कहा गया। प्रियांशी जब वहाँ से जाने लगी तो नमन की नज़र उसकी उंगली पर गई। एक मिनट प्रियांशी, रुको, तुमने सगाई की अंगूठी गलत उंगली में पहनी है। वो मेरी इस उंगली में स्वेलिंग आ गई है, इसलिए मैंने दूसरी उंगली में पहन ली। पर अभी कोई देखेगा तो क्या कहेगा, आज के लिए तो पहन लो। बट मुझे इससे दर्द हो रहा है और अभी किसी का ध्यान थोड़े ही न जाएगा। प्लीज़ यार, आज की तो बात है, इतने दर्द से कुछ थोड़ा ही ना होगा। फेरों का मुहूर्त 1 या 2 घंटे बाद का ही है, इतने से टाइम तक तो पहन ही सकती हो। ठीक है, मैं पहन लूँगी। प्रियांशी अपने रूम में आ गई। इस समय उसके आसपास उसकी कजिन सिस्टर थी, लेकिन उसका ध्यान वहाँ नहीं था। फ्लैशबैक। एक दिन सगाई के बाद विहान की फैमिली प्रियांशी के घर लंच के लिए आई थी। यांशी, तुम्हारी उंगली में क्या हुआ? कुछ नहीं विहान, वो हम सुबह सब्जी काट रहे थे तो कट गई। तो इस उंगली से रिंग निकाल दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं विहान? आपके घर वाले बाहर बैठे हैं और मैं सगाई की अंगूठी निकाल दूं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या सोचेंगे सब मेरे बारे में? बस इतनी सी बात, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। विहान ने उसकी उंगली से रिंग निकालकर उसकी ही पास वाली उंगली में डाल दी। अब ठीक है ना? बट रिंग इसमें नहीं पहनते हैं। तो ये बताइए, सगाई पर रिंग इस उंगली में क्यों पहनाई जाती है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस उंगली की नसें दिल तक जाती हैं। तो इस उंगली में रिंग इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि इसका कनेक्शन दिल से होता है। तो फिर इस उंगली का कनेक्शन भी इस उंगली के साथ होता है ना, तो फिर ये भी दिल से ही कनेक्ट हुई ना। आपके पास हमेशा ऐसे ही अजीबोगरीब लॉजिक होते हैं। आजकल आप मुझे कुछ ज़्यादा ही नोटिस करने लगी हैं। यांशी, चलिए, अब आपको मैंने पूरा घर भी दिखा दिया, जैसी आपकी इच्छा। प्रियांशी की एकदम से तंद्रा टूटी और उसे जब याद आया कि आज उसकी शादी किसी और के साथ है तो उसका दिल तड़प उठा। उसके मन में रह रहकर विहान का ख्याल आ रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने दूसरी बार रिंग होने पर फ़ोन उठा लिया। तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रही हो स्वाति? मैं कमरे में ही तो हूँ, अंदर आ जाओ। अपना मुंह बंद रख और मेरी बात सुन। जल्दी अपने रूम से बाहर आ, कोई सवाल नहीं, जल्दी आ। प्रियांशी बिना कुछ कहे बाहर आ गई। उसके आते ही स्वाति उसका हाथ पकड़कर एक और ले गई, जहाँ पर नमन अपने सबसे खास दोस्त ललित से बात कर रहा था। पर वो दोनों एक तरफ खड़े थे और वहाँ से प्रियांशी और स्वाति को नहीं देख पा रहे थे। ललित बोला, वैसे तूने बात को तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया है, पर प्रियांशी भाभी को आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। फिर तू क्या करेगा? शादी हो जाने के बाद मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत ही कहाँ है। बस जैसे तैसे ये शादी हो जाए। मुझे पता था प्रियांशी को जब दहेज के बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। वो इस शादी से पीछे भी हट सकती है और अगर अब ऐसा होता तो क्या इज्जत रह जाती मेरी और मेरे परिवार की। इसलिए मैंने और पापा ने प्रियांशी के पापा से इस बारे में बात की। तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रियांशी की तरफ से माफ़ी भी मांगी और जो वो गाड़ी के लिए आनाकानी कर रहे थे ना, उसके लिए भी वो तैयार है। बस ये लेन देन का काम प्रियांशी के सामने नहीं होगा। वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। वहाँ पर तेरी होने वाली पत्नी तुझे हीरो समझ रही है कि तेरी वजह से यह शादी बिना दहेज के हो रही है। पर उन्हें क्या पता तुझे पूरा दहेज मिल रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ तुझे तो इससे भी ज़्यादा मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी है तेरी, क्या कमी है तुझ में? अरे लोग तो छोटी मोटी सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें भी इतना देते हैं कि पूछ मत। और तेरी तो फिर भी इतनी बड़ी पोस्ट है। पता नहीं तूने भाभी की इतनी बातें कैसे सुन ली। इतने रिश्ते आए थे तेरे लिए, पता नहीं तूने यही क्यों चुना, जबकि वो सब तो कितना कुछ देने को तैयार थे। उसकी बात का नमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यार तुम जानते हो ना, मेरी फैमिली को ये लोग अपनी जाति बिरादरी में ही शादी करते हैं। और बाकी जो भी रिश्ते आ रहे थे तो उन सब में लड़कियां या तो कम पढ़ी लिखी थी या सुंदर नहीं थी, और मैं किसी एरीगेरी से तो शादी नहीं कर सकता हूँ ना। अभी प्रियांशी को देख, पढ़ी लिखी सुंदर आज के ज़माने की स्मार्ट लड़की है। और वैसे भी उसकी वकालत तो मैं शादी के बाद वैसे भी छुड़वा ही दूंगा। बस एक बार ये शादी हो जाए। और हाँ, मैंने ये रिश्ता प्रियांशी के घर भिजवाया था। एक सोशल इवेंट में देखा था उसे। प्रियांशी के दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। वो वहाँ से दंदनाते हुए चली गई और वहीं स्वाति ने अपना फ़ोन देखा जिसमें उसने वीडियो बनाई थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रियांशी अपने पापा के कमरे में आई। वहाँ पर उसकी माँ, पापा, चाचा और बुआ बैठे हुए बात कर रहे थे।
प्रियांशी बहुत गुस्से में थी। जितना गुस्सा वो नमन पर थी उतना ही गुस्सा उसे अपने माँ पापा पर भी आ रहा था। वो गुस्से में कांप रही थी। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ पापा? उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। उसकी बात सुनकर सब उसके पास आए। प्रिया, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है, बोलिए प्रिया, नीलम जी ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए कहा। पर प्रियांशी ने उनके हाथों को नीचे कर दिया। ये तो आप हमें बताएं कि हमने क्या बिगाड़ा है आपका? किस बात की सज़ा दे रहे हैं हमें? क्या हम बोझ हो गए हैं आपके लिए, जिसे आप बस जैसे भी हो सके अपने सिर से उतारना चाहते हैं? प्रियांशी, क्या बकवास कर रही हैं आप? ये कोई तरीका होता है बात करने का? नहीं पापा, आज नहीं, आज मेरा तरीका चाहे जो हो। आपको मेरी बात सुननी होगी, आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। तभी वहाँ कोमल और स्वाति भी आ गई। प्रियांशी को कभी किसी ने भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। सबको लगा उसके पापा भी अब बहुत गुस्सा हो जाएंगे, पर वो उसके पास आकर प्यार से बोले, हम जानते हैं आपके सवाल क्या हैं, पर बेटा हम जो भी कर रहे हैं आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं। नमन बहुत अच्छे हैं, आप उनके साथ बहुत खुश रहेंगी। अच्छे तो विहान भी थे ना पापा, खुश तो हम उनके साथ भी रहे थे। तो फिर आपने उनसे मेरा रिश्ता क्यों तोड़ा? उनके साथ मेरा रिश्ता अनमोल था, पर अमन के साथ मेरा रिश्ता आपने ख़रीदा है, और ख़रीदी हुई चीज़ें अक्सर बिक जाया करती हैं जब उनके भाव खरीदे हुए दाम से ज़्यादा हों। प्रियांशी, ज़िंदगी किताबी बातों से नहीं कटती है। विहान के साथ आपका कोई भविष्य नहीं है। भले ही हमें आज कीमत चुकानी पड़े, पर इस बात की खुशी रहेगी कि हमने आपको उज्जवल और सुरक्षित भविष्य दिया है। आप मेरे जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं। आप मेरे लिए अमृत लेंगे, पर वो जहर में बदल जाए तो उसमें आपको दोष नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे भाग्य में जहर है तो हमें वही मिलेगा। आप कितनी भी कोशिश करें पर उसे अमृत में नहीं बदल पाएंगे। अगर मेरे नसीब में खुशियाँ हैं तो वो मुझे ज़रूर मिलेंगी। आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर माँ बाप ऐसी खुशियाँ ख़रीद सकते हैं ना, तो दुनिया की कोई भी बेटी दुखी नहीं होती। डॉक्टर साहब के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। तभी उसकी बुआ बोली, अरे बेटा, ऐसे रिश्ते बार बार हाथ नहीं लगते हैं। ये रिश्ता उन्हीं की तरफ से आया था, हम नहीं गए उनके यहाँ आगे से। देख प्रियांशी, सरकारी नौकरी वाले लड़के ऐसे ही नहीं मिलते, और तू तो बड़ी नसीबों वाली है जिसके लिए आगे से ऐसा रिश्ता आया है। नहीं चाहिए मुझे ख़रीदा हुआ सरकारी दूल्हा जिसकी कीमत भी उसके घर वालों ने तय कर दी हो, जो अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोले, मुझे अभी से ही अंधेरे में रखे। आप सोच रहे हैं कि आप मुझे बहुत अच्छी जगह भेज रहे हैं, पर बिना मांगे दिया जाए तो वो भेंट होती है, पर मुंह से मांगा जाए तो वो भीख होती है। और आप हमें बताएं कि भीख मांगने वाले को क्या कहा जाता है? भिखारी ही कहा जाता है ना। उसकी बात सुनकर सब निशब्द हो गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि कोई क्या कहे। तभी उसके चाचा जी ने कहा, हम तुम्हारी बातों को समझते हैं, पर अब घर से बारात लौटी तो इस घर की क्या इज्जत रह जाएगी बेटा। इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, ये शादी कर लो बेटा। प्रियांशी ने आंसू भरी नज़र से अपने माँ पापा की ओर देखा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उसने अपने चाचा जी के जुड़े हाथों को नीचे किया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आपकी खुशी के लिए तो मैंने विहान को छोड़ दिया, तो ये तो बहुत छोटी बात है। आपकी खुशियाँ, आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। लेकिन आप मेरी शादी पर जो दहेज सॉरी भीख दे रहे हैं ना, वो आप नमन या उसकी फैमिली को नहीं, बल्कि मुझे सबके सामने मेरे हाथों में देंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं मंडप में नहीं बैठूंगी। ऐसा कहकर वो तेज़ी से वहाँ से भाग गई और अपने कमरे में आ गई और अपने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। आज किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। सबको समझ आ गया था कि नमन उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि उसे ही समझौता करने को कहा। वो इस वक्त विहान को बहुत मिस कर रही थी। उसे पता नहीं क्या सूझा कि उसने अपने फ़ोन से विहान को कॉल कर दी, लेकिन रिंग जा पाती उससे पहले ही उसने फ़ोन कट कर दिया और फिर से सिसकने लगी। उसे उसकी और विहान की आखिरी मुलाकात याद आने लगी। जब वो एक मंदिर में गई थी तब वो विहान से मिल गई थी। प्रियांशी जैसे ही भगवान को प्रणाम करके उठी, तभी उसे विहान नज़र आ गया था। तो उसने जल्दी से अपना चेहरा दुपट्टे से कवर किया और जल्दी से बाहर निकल गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विहान का सामना कर सके, लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर आने लगी तभी वो विहान से टकरा गई। विहान ने कहा सॉरी, लेकिन तभी उसे उसकी शक्ल दिखाई दी। प्रियांशी तो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। प्रियांशी का गला सूखने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, और विहान समझ रहा था कि वो अभी क्या सोच रही होगी। यांशी, आप ठीक है ना? जी हम ठीक हैं। प्रियांशी को डर लग रहा था कि विहान उसे कुछ सुना देगा, और वो सब सहन कर सकती थी, पर विहान की नज़रों में अपने लिए नफरत नहीं,
दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई थी और जब विहान का बुरा समय चल रहा था तब उसे उसका साथ छोड़ना पड़ा। इतना ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है यांशी। जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ आपने बहुत कोशिश की थी बट अंकल नहीं माने। इवन मैंने माँ और पापा ने भी बहुत ट्राई किया बट छोड़ो ये सब। और कैसी हैं आप? प्रियांशी की आंखों में नमी तैर गई। विहान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। आपको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसने कहा हमारा रिश्ता नहीं बचा? हम सबसे पहले दोस्त थे ना, तो क्या हम अब दोस्त नहीं हैं? आप हमेशा हमारे बेस्ट फ्रेंड रहेंगे विहान। आपकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। मेरी ज़िंदगी में भी यांशी की जगह कोई भी नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। और हाँ, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मुसीबत आ जाए तो आपका ये बेस्ट फ्रेंड हमेशा आपके साथ है। जब भी ज़रूरत हो बस एक आवाज़ लगा लेना, मैं आ जाऊँगा। प्रियांशी का गला भराया और वो कुछ नहीं बोल पाई और विहान वहाँ से चला गया। वो बस कुछ कदम ही चला हुआ कि वापस आया और प्रियांशी को अपने गले से लगा लिया और बिना उसकी ओर देखे ही कहा, आपको दुनिया भर की सारी खुशियाँ मिले, गुड बाय यांशी। उसके एक आंख से आंसू की बूंद छलक आई जो प्रियांशी ने अपने कंधे पर महसूस की। वो उससे अलग होकर बिना उसकी ओर देखे ही सीधा आगे बढ़ गया और प्रियांशी बेबस खड़ी उसे जाते देख रही थी। वो समझ गई थी ये उनकी आखिरी मुलाकात है। प्रियांशी ने अचानक ही विहान को कॉल कर दिया। उसने दूसरी बार में फ़ोन उठा लिया। हेलो हेलो। प्रियांशी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कह पाने की कि वो क्या कहे, उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा था। हेलो हेलो। प्रियांशी, उसके मुंह से प्रियांशी सुनकर ही प्रियांशी का रोना फूट पड़ा। उसके रोने की आवाज़ से विहान परेशान हो गया। यांशी आप ठीक है ना? प्लीज़ रोना बंद कीजिए। लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। उधर से विहान की आवाज़ आ रही थी पर उसने कॉल कट कर दिया और वह अपने मुंह को ढककर रोने लगी। उसके रूम में कोमल और स्वाति आई और उसे रोते देख अपने गले से लगा लिया। चुप हो जा प्रिया, देख ना किसी ने भी मेरे फेवर में कुछ नहीं बोला। वो सिसकते हुए बोली, कोई आपके साथ हो या ना हो, मैं हूँ दी, आप यहाँ से चले जाइए। जो भी होगा मैं संभाल लूँगी। कोमल ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, मैं काया नहीं हूँ जो भाग जाऊँ और ना ही स्वार्थी जो अपने परिवार को ऐसे बीच मझधार में छोड़ जाऊँगी। मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ, पर तुम्हारे साथ मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कोमल तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। प्रिया संभाल खुद को, तू तो बहुत स्ट्रांग है। नहीं स्वाति, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है और मैं उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकती। मेरे साथ गलत हो रहा है पर मैं कुछ नहीं कर सकी तो मैं किसी और के लिए क्या लड़ूंगी? वो नमन क्या मेरी वकालत छुड़वाएगा? मैं खुद छोड़ दूंगी, कुछ नहीं हो सकता है मुझसे। विहान के साथ भी तो गलत किया था ना मैंने। वो फिर से रोने लगी और अचानक बेहोश हो गई। कोमल और स्वाति ने बहुत मुश्किल से उसे संभाला और बेड पर लिटा दिया। स्वाति गुस्से में उठकर डॉक्टर साहब के रूम की ओर चली गई जहां सब बैठे हुए थे। कैसे लोग हैं आप सब? आपकी बेटी इतनी तकलीफ़ में है और सिर्फ आप लोगों की वजह से। बहुत चिढ़ते हैं ना आप लोग विहान के नाम से। पर आप भूल रहे हैं विहान को प्रियांशी के लिए आप लोगों ने चुना था और वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। और जब प्रियांशी को उससे अटैचमेंट हो गई तो आप लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया। गलती आप लोगों की थी और आज भी आप लोग ही गलत हो जिसकी सज़ा प्रियांशी भुगत रही है। आप लोगों को मैंने वो वीडियो दिखा दिया लेकिन फिर भी आप लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उन सब पर बिफर पड़ी थी। डॉक्टर साहब ने उसके पास आकर प्यार से कहा, चिंता ना करें स्वाति, आपके दोस्त के साथ कुछ गलत नहीं होगा। जाइए उनके पास, थोड़ी ही देर में उनकी शादी है। स्वाति को कुछ समझ नहीं आया पर वो बिना किसी सवाल के वापस चली गई। प्रियांशी को भी होश आ गया था। तभी कोई उन्हें बुलाने के लिए आया तो उन दोनों ने उसे वापस ठीक से तैयार किया और भारी मन से उसे नीचे लेकर गई और दूल्हे के पास उसे बैठा दिया। दूल्हे का चेहरा सहरे की वजह से ठीक से नहीं दिख रहा था। प्रियांशी को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वो तो बस एक कठपुतली की तरह ही जैसे उससे कहा जा रहा था वैसे किए जा रही थी। जैसे ही कन्यादान किया गया और प्रियांशी का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया गया तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए जो कि दूल्हे के हाथ पर गिर पड़े और उसके हाथ की पकड़ प्रियांशी के हाथ पर कस गई। और कुछ देर बाद ही विवाह संपन्न हो गया। पंडित जी ने वर वधू को सबका आशीर्वाद लेने को बोला लेकिन तभी नमन के पापा बोले, वर वधू को आशीर्वाद बाद में मिलेगा, पर पहले समधी जी हमें हमारी भेंट तो दे दीजिए। जिस पर डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले, समधी जी पहले आशीर्वाद तो दे दीजिए। इस बात पर नमन के पापा भड़कते हुए बोले, देखे समधी जी, बाकी बातें बाद में, इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, ये सब बात हम सुबह करते हैं, अभी कुछ देर बाद ही विदाई का मुहूर्त है। कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब?
जब तक आप पूरे 20 लाख रुपये हमारे हाथ में नहीं रख देते तब तक हम दुल्हन को लेकर नहीं जाएंगे। प्रियांशी का खून खोलने लगा। वो जैसे ही कुछ बोलने को ही तभी दूल्हे ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो चुप हो गई। पर उसे ये स्पर्श जाना पहचाना लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर आपको गाड़ी भी तो चाहिए थी ना? प्रियांशी के चाचा जी ने कहा। हाँ, पर पहले 20 लाख रुपये आप दे रहे हैं तो ठीक है, वरना हम अपने बेटे को लेकर जा रहे हैं। हाँ अंकल, बिल्कुल जाइए, पर अपने बेटे को साथ लेकर, मैं अभी लेकर आता हूँ। राघव प्रियांशी का भाई ऐसा कहकर वहाँ से चला गया और साथ में नमन को लेकर आया, जो कि बहुत गुस्से में था। उसे देखकर सब भौंचक के रह गए और प्रियांशी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि उसकी शादी किससे हो गई है। उसने अपने पास खड़े दूल्हे के चेहरे से सेहरा हटा दिया तो उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव आ गए, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं विहान था। ये सब क्या है और ये लड़का कौन है? और नमन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो और ये लड़का यहाँ आया कैसे? नमन के पापा उसके पास आकर बोले, मुझे नहीं पता पापा, पता नहीं किसी ने पीछे से मुझे बेहोश कर दिया। और वो प्रियांशी के पास आकर बोला, दिखाई दी ना अपनी औकात? मुझे पता था तुम इससे ही शादी करना चाहती थी, इसलिए इतने नखरे दिखा रही थी। तुमने जो धोखा दिया है ना, उसके लिए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम जैसी निहायती तुम्हें तो मैं तभी विहान बोल पड़ा। यांशी के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना नमन चौहान, वरना जिंदगी भर उन शब्दों के लिए तुम्हें अफसोस रहेगा। डॉक्टर साहब बोले, आप कह रहे थे ना समधी जी, आप अपने बेटे को लेकर चले जाएंगे, तो अब किस बात का इंतजार है, जाइए। नमन और उसके साथ के लोगों ने वहां पर कुछ हंगामा करने की कोशिश की तो राघव ने कहा, ओ हेलो, ना हो सके जीजा जी, आपका ये वीडियो देखिए और आपके पूछने पिताजी ने जो वचन कुछ समय पहले बोले हैं ना, उसका वीडियो अगर पुलिस के पास और मीडिया के पास भेज दिया ना, तो जो बची खुची इज्जत है वो भी चली जाएगी और आपकी सरकारी नौकरी भी। तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकलिए। नमन को उसकी बात सही लगी। थोड़ी ही देर में नमन और बाकी लोग चले गए। अब तो खुश है ना बेटा आप, क्योंकि आपका दूल्हा खरीदा हुआ नहीं है। पापा, ये सब कैसे हुआ? और विहान, आप यहाँ कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये तो तुम्हें अंकल ही बताएंगे। डॉक्टर साहब बोले। जब प्रियांशी रूम से चली गई तब स्वाति ने वो वीडियो सबको दिखाया, जिससे हमारा दिमाग घूम गया। उनकी बात दहेज तक तो ठीक थी, पर हमने उनसे पहले ही बात कर ली थी कि प्रियांशी शादी के बाद भी वकालत नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो तो अभी अपनी बात से मुकर गया। हम सोचते थे कि उसके घर वालों की सोच चाहे जैसी भी हो, पर कम से कम उसकी सोच तो अच्छी होगी, पर हम गलत थे, बहुत गलत, चाचा जी बोले। और तभी मेरे दिमाग में विहान का ख्याल आया और मैंने इनके पिताजी से बात की। उन्होंने हमें माफ़ भी कर दिया और शादी के लिए भी राज़ी हो गए, पर उन्होंने ये कहा कि पहले हम विहान से बात कर लें, क्योंकि विहान की खुशी में ही उनकी खुशी है। फिर मैंने भाई साहब को समझाया और ये समझ भी गए कि प्रियांशी की असली खुशी विहान के साथ है। नीलिमा जी बोली। और फिर मैंने स्वाति के पति, जो कि विहान जी के दोस्त हैं, उनसे इनके बारे में पता करने को कहा। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ से पास में ही विहान जी की बहन का ससुराल है। ये वहीं कुछ काम से आज ही आए थे। तब हमने इनके पास जाने का फैसला किया। तेरे पापा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये इनसे जाकर बात करें, इसलिए इन्होंने हमें और तेरे चाचा जी को इनसे बात करने के लिए भेजा। विहान बोला। और जब इन्होंने मुझे सारी बात बताई तब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी आपकी कॉल आई और आप कुछ बोली भी नहीं, पर मैं आपकी आवाज़ सुनकर समझ गया था कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं। और तब मैंने तुरंत शादी के लिए हाँ कह दी, राघव ने कहा। और बाकी दुल्हा बदलने का काम मैंने कर दिया। प्रियांशी की आंखें भर आई। आप सभी ने मेरे लिए ये सब किया और मैं पता नहीं क्या सोचे जा रही थी। तभी डॉक्टर साहब उन दोनों के पास आए और विहान से बोले, हमें याद है बेटा, जब आपका रिश्ता प्रियांशी के साथ हुआ था तब आपने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन ये भेंट हमने प्रियांशी के लिए ही रखी है, कृपया करके आप इसे स्वीकार करें। ये कहते हुए उन्होंने उसके हाथ में 20 लाख का चेक रख दिया। मुझे तो लगा था कि अब आपको मुझ पर यकीन होने लगा है, पर मैं गलत था। आपको तब भी मुझ पर विश्वास नहीं था और आज भी नहीं है, इसलिए तो आप मुझे ये 20 लाख रुपए दे रहे हैं। अरे नहीं बेटा, ये तो बस उपहार है, आप इसे अनिहता ना लें। हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था, हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। मेरे पिताजी की संपत्ति गई है, पर मेरा हौसला, मेरी लगन और मेरी मेहनत नहीं। आप चिंता न करें, आपकी बेटी को कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। प्रियांशी के माँ पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहिए, आप पुरानी बातों को ध्यान में ना रखें। जो भी हुआ उसमें प्रियांशी की कोई गलती नहीं थी। उन सब के लिए हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, पर हमारी बेटी का ध्यान रखिएगा। प्रियांशी की माँ ने हाथ जोड़कर कहा।
पर विहान ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आप बड़ी हैं और बड़ों के हाथ आशीर्वाद देते हुए ही अच्छे लगते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ किसी भी पुरानी बात से प्रियांशी को कोई कुछ नहीं कहेगा। वैसे भी मेरे मम्मी पापा इन्हें बहुत पसंद करते हैं और इस शादी से वो बहुत खुश हैं। डॉक्टर साहब ने प्रियांशी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमारी बेटी अनमोल है और उसका दूल्हा भी अनमोल है, खरीदा हुआ नहीं। पर अब ये चेक आप रख लीजिए। बेटा ये आपका ही है। प्रियांशी फफक पड़ी और उनके गले लगकर रोते हुए बोली, आपने हमें विहान दे दिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए पापा। हमारे लिए बस आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। उनकी भी आंखें भर आई। उसके बाद सबने हंसी खुशी उसकी विदाई कर दी। डॉक्टर साहब बोले, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना नीलिमा। अगर आज यह सब नहीं होता तो हमें एक नायाब हीरा खो देते। ये कह रहे हैं आप, जब भी ऐसा कुछ होता है तो परिवार का सपोर्ट मिल जाए ना, तो शायद यह दहेज नाम की कुप्रथा ख़त्म ही हो जाए। क्योंकि जब देने वाला देगा ही नहीं तो लेने वाला कर ही क्या सकता है। और हमें गर्व है अपनी बेटी पर, जो गलत को गलत कहने का दम रखती है, लेकिन अपने परिवार के लिए गलत सहने को भी तैयार थी, और हमारे पर भी, जिन्होंने उसके साथ गलत नहीं होने दिया। बुआ जी बोली, बिल्कुल सही कहा भाभी, और हमें भी अपने भाई भतीजों पर गर्व है। इन लोगों ने घर की इज्जत पर आंच भी नहीं आने दी और प्रिया के साथ भी गलत नहीं होने दिया। और भैया ने भी समय रहते अपनी गलती सुधार ली। सब मुस्कुराने लगे। दूसरी ओर विहान और प्रियांशी गाड़ी में बैठे दिल्ली जा रहे थे। विहान के चाचा ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी, लेकिन उनका दिल्ली वाला घर विहान के नाम था, इसलिए वो अभी भी उनके पास था और वो सब वहीं रहते थे। गाड़ी में खामोशी पसरी हुई थी। विहान ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं शायद दुनिया का पहला लड़का हूँ जो अपनी शादी के बाद खुद ड्राइव करके अपनी दुल्हन को घर लेकर जा रहा है। प्रियांशी खिड़की की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई, और शायद ऐसा भी जिसे बस 1 घंटे पहले ही पता चला कि आज उसकी शादी है, और खुद ही हंसने लगा। आपको कभी हमारी याद नहीं आई विहान? उसने उत्सुकता के साथ कहा, याद उसे किया जाता है जिसे हम भूल जाते हैं, और मैं आपको कभी भूला ही नहीं। उसकी बात सुनकर प्रियांशी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। आज आप यहाँ क्यों आए थे? क्या काम था? दी के यहाँ मेरी कुछ बुक्स रखी हुई थी, उन्हें लेने आया था। गाड़ी में ही रखी हैं। नेक्स्ट वीक मेरा इंटरव्यू है। किस चीज़ का इंटरव्यू? मेरा प्री और मेंस क्लियर हो गया है। प्रियांशी हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली, वाट, आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और पास भी कर लिया? पर आप तो मना कर रहे थे ना। आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था, पूरा तो करना ही था ना। उसकी बात सुनकर प्रियांशी भावुक हो गई। फिर वो अपने घर दिल्ली पहुंच गए। वहां विहान के माँ पापा ने उनका स्वागत किया, और अगले दिन अखबार में ये खबर छप गई थी कि आरएएस अधिकारी नमन चौहान की शादी दहेज की वजह से टूट गई। 1 सप्ताह बाद विहान का इंटरव्यू हुआ और कुछ दिनों बाद ही उसका रिजल्ट आ गया। उसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर ली थी। सब उसके लिए बहुत खुश थे कि वो एक आईएएस ऑफिसर बन गया। और फिर एक दिन, वैसे यांशी आपकी किस्मत में था तो सरकारी दुल्हई, तभी तो देखिए मेरी जॉब लग गई। जी नहीं, हमारी शादी के समय आप सरकारी अधिकारी नहीं थे, आप एक आम आदमी थे। मतलब हम सरकारी पति हैं? जी नहीं, आप बस हमारे प्राइवेट पति हैं। विहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विहान ने ट्रेनिंग के बाद अपना काम संभाल लिया, तो वहीं प्रियांशी अब बहुत बड़ी वकील बन चुकी थी।